Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about BSc first semester chemistry sample paper 2023 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एग्ज़ाम कैसे आएगा, क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपके 1 to 10 क्वेश्चंस जो आएंगे वो 1 मार्क्स के आएंगे और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो गए। 11 से लेके 18 मतलब आपके 8 क्वेश्चन जो हैं वो 7 नंबर के हैं, 7 में से आपको सिर्फ 5 करने। 35 मार्क्स का पोर्शन आपका बी सेक्शन से है और 19 नंबर के क्वेश्चन से 22 नंबर के 4 क्वेश्चन आने, 19, 20, 21, 22, जिसमें से सिर्फ आपको 2 करने। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का वो आपका क्वेश्चन बनेगा और टोटल 75 मार्क्स का पेपर इस पैटर्न में डिवाइड हो रखा है। तो आज बल्कि इवन 23 को ही पेपर है। मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ अभी इस पे कुछ बच्चों की डिमांड पे। तो एक लास्ट में बच्चों को ये रहता है कि सर इम्पोर्टेंट बता दो एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ें, क्या करें। जो वन नाइट फाइटर होते हैं उन लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाई जा रही है और अदरवाइज़ इन फ्यूचर में भी ये काम ही आएंगी। तो मैंने एक उसी पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बच्चे भी, स्टूडेंट भी, सभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उसके आइडिया के लिए मैंने एक पेपर आपके लिए जनरेट किया है, अपनी तरफ से बनाया है एक कुछ सैम्पल पेपर। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने जो सेक्शन ए वाला पोर्शन है 1 मार्क्स वाला, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। मे भी शायद एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए या 2 वीडियो भी लग सकती है। और पेपर आपका ऐसा ही आएगा, मतलब पेपर यही आएगा, नो गारंटी। पेपर ऐसा ही आएगा, इस बात की पक्की गारंटी है कि इसी टाइप का पेपर बनेगा आपका। और ये जो मैंने पैटर्न आपके पास डिस्कस किया है वो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस का जो पैटर्न है एग्जाम का, उसी को मद्देनजर रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। तो हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके ट्रू फॉल्स MCQ 4 ऑप्शन वाले भी आएंगे। मैंने ऑप्शंस नहीं बनाए बाकी फिलअप्स, ट्रू फॉल्स इस टाइप के पैटर्न में आएगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आओ सीखें। तो सेक्शन ए 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डी ब्रोगली इक्वेशन, या डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है। तो डी ब्रोगली ने सबसे पहले, मैं आपको पूरा पेपर का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, क्वेश्चंस जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो हम डिफाइन भी करते रहेंगे। डी ब्रोगली ने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल डुअल नेचर भी शो करते हैं। डुअल नेचर मतलब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। तो पार्टिकल और वेव नेचर को कोरिलेट करने की कोशिश की गई थी डी ब्रोगली इक्वेशन की हेल्प से। तो डी ब्रोगली इक्वेशन में वेवलेंथ लैम्डा h/m इंटू वी या c वेलोसिटी और m मास है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल है तो मास होगा, पार्टिकल का मास है और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोमेंटम आ गया। तो मोमेंटम और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा डी ब्रोगली ने कहा था। ये तो 1 मार्क्स का फिलअप था। तो लैम्डा इक्वल टू h/mv आपका आंसर हो गया। आंसर तो 1 मार्क्स में खत्म हो गया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़े बड़े मार्क्स में पूछा जाता तो E इक्वल टू एच न्यू प्लांक की इक्वेशन होती है। अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल का अपना एक मास होता है, तो एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन इक्वल टू mc² से दी जाएगी। दोनों ही इक्वेशंस एनर्जी को प्रेजेंट कर रही हैं। तो mc² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, h न्यू। mc² मतलब c इंटू सी बराबर h न्यू। न्यू इक्वल टू होता है c/λ, फ्रीक्वेंसी होती है c/λ। एक c से ये c कैंसिल हो गया, ये लैम्डा को इधर लेके जा रहे हैं, mc को यहाँ लेके जा रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू h/mc और mv। तो एक क्वेश्चन तो डिराइव करने के लिए आ सकता है, एक 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, और आपको मास दे दे, वेलोसिटी दे दे, वेवलेंथ पूछ ले, तो ऐसा भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो एक आता है आपके पास, रेडियल एंड एंगुलर नोड फॉर 3D ऑर्बिटल्स आर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। रेडियल एंड एंगुलर नोड फॉर 3D ऑर्बिटल। तो रेडियल में L आ रहा है, तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L, याद रखने के लिए L इसमें आता है लेकिन इसका फॉर्मूला L हो जाता है। और रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1। जहाँ ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, n क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो 3D ऑर्बिटल के लिए आपके पास n की वैल्यू हो गई 3 और d L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है। तो ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, s p
डी एंड एफ ऑर्बिटल में, तो एल की वैल्यू हो गई इसके लिए 2 हो गई। तो जो आपका एंगुलर नोड आएगा वो तो कितना होगा एल, और एल की वैल्यू कितनी है 2, तो एंगुलर नोड तो हो गए आपके 2, और रेडियल नोड का फॉर्मूला लगाओगे आप n माइनस एल माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 3, l की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 हो गया 1, 1 माइनस 1, तो रेडियल नोड तो आएंगे 0, एंगुलर नोड आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल। पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेते रहे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो, या फिर नोट कर लें, सीधी सी बात तो ये है, अच्छे से समझ के, मैं मिटाता रहूँगा, फिर मैं बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे H2O मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में। ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है, VBT और VSEPR से। तो H2O के लिए एक फॉर्मूले से हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो फॉर्मूला लगाते हैं V प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन 2। V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो कि ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। M मीन्स होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर हेलोजन्स, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हेलोजन है नहीं, कैटायन है नहीं, एनायन, ए मतलब एनायन है नहीं, अपॉन 2, 8 अपॉन 2 आएगा 4, 4 उंगली 4 उंगली खड़ी कर लेंगे, S P1 P2 P3, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपका sp3। sp3 होता है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो H2O की ज्योमेट्री कैसी बननी चाहिए, टेट्राहेड्रल ऐसे ही बनता है, बीच में एज। तो ये जो इवन नंबर आया है 4, तो 2 जगह तो हमें रखने हैं H और 2 जगह रखने हैं अंडरस्टूड है कि लोन पेयर। तो जब इवन नंबर आता है तो एक्सिस में रखते हैं, एक्सिस मतलब ऐसे ऊपर नीचे रख देंगे, और 2 जगह रख देंगे H। तो ज्योमेट्री तो आई टेट्राहेड्रल, जो फॉर्मूले से निकल के आता है उसे ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्री तो हो गई आपकी टेट्राहेड्रल, पूरा लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल। अब ये तो था VBT का कॉन्सेप्ट, और VSEPR कॉन्सेप्ट कहता है इट इज़ अ मोटू पतलू कॉन्सेप्ट। मोटू मतलब लोन पेयर, मोटू नीड्स मोर स्पेस, बॉन्ड पेयर मतलब पतलू नीड्स लेस स्पेस। तो एक भी मोटू प्रेजेंट होता है तो ज्योमेट्री को बिगाड़ देता है। तो नई ज्योमेट्री कैसे बनेगी, इसे छुपा दो, और इसे छुपा देंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री या शेप आता है वो आता है बैंड शेप। तो जिसमें लोन पेयर को कंसीडर किया जाता है उसे ज्योमेट्री कहते हैं, और जिसमें लोन पेयर को छुपा दिया जाता है VSEPR कॉन्सेप्ट से, उसे बेंड शेप जो कहते हैं वो आपका शेप कहलाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी वो ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट, हम भी ले लें। नेक्स्ट आगे का एक्सप्लेनेशन दे देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वाई IP ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन IP ऑफ एल्यूमिनियम। इस वाले को मैंने एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, मैं शायद लिंक डाल दूंगा आपके लिए, सारे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला 13 ग्रुप के मेंबर हैं ये। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे साइज बढ़ता रहेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे IP कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव के मोहब्बत के कारण ये एक दूसरे से जुड़े। तो अगर साइज बड़ा होगा तो हल्का सा भी कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर, और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल। तो साइज बड़ा होगा तो कम एनर्जी लगेगी, तो IP कम हो जाती है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, और IP की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन है कि IP की वैल्यू इंक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में आता है, और फोर्थ पीरियड में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं d ऑर्बिटल। इससे पहले वाले d ऑर्बिटल वाले होते हैं, और इसमें भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इनमें नहीं होते। तो d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो यहाँ चलता है पेनिट्रेशन इफेक्ट का चक्कर। मैं इस वाले क्वेश्चन पे मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, इसमें मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह समझाया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उसे देख सकते हो आप। तो इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और IP की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आंसर पूछ रहा था क्यों, तो आंसर है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना रखे हैं। इसको मैं एक्सप्लेनेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ मेंशन कर दूंगा कौन से क्वेश्चन का आंसर है, और वहाँ पे से आप इसे क्लियरली समझ सकते हैं। NH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, फाइल मतलब मोहब्बत, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को चाहने वाला। तो NH3
के पास जैसे AlCl3 है, इसके आउटर मोस्ट में निकलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। ऐसे वाली स्पीसीज जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जबकि NH3 के लिए जो सवाल पूछा गया है, NH3 के आउटर मोस्ट में 1 2 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके इसने अपने कर लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ऑक्टेट कंप्लीट है। और उसके बाद फालतू का एक लोन पेयर इस पर प्रेजेंट है, और जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये क्या है, जिनके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल, सॉरी ये क्वेश्चन ये है, NH3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, फॉल्स है, जबकि ये क्या होता है एक्चुअली में न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। इसका डेरिवेशन भी हम देख सकते हैं, गैसियस स्टेट वाले में मैंने बताया होगा। ये वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स, तो PV इक्वल टू nRT तो आइडियल होती है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। ये n मोल की वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन करके तो ये बनता है। और यहाँ पे ए एन स्क्वायर आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मोस्टली बच्चों की कॉपी चेक करने के बाद पता चलता है कि वो n ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन इज, विस्कोसिटी की यूनिट होती है आपकी पॉइस, और सरफेस टेंशन की यूनिट, सरफेस टेंशन पे मैंने पूरा वीडियो और वो प्रैक्टिकल भी बताया है। तो पर सेंटीमीटर डिस्टेंस पर चेंज करने पर ये हाइट में जो चेंज आता है, थोड़ा सा भी चेंज आए यहाँ पे अप टॉप मोस्ट लेयर पर, यहाँ लिक्विड के पार्टिकल है और वो उसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो वो उसकी हाइट को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसे सरफेस पे लगने वाली टेंशन को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो पर सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लगने वाला फोर्स को दिखाते हैं यहाँ पर न्यूटन में। तो पर मीटर डिस्टेंस में जो परिवर्तन करता है, पर मीटर डिस्टेंस पर लगने वाले फोर्स को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो एक यूनिट तो डाइन पर सेंटीमीटर हो जाती है, न्यूटन पर मीटर हो जाती है, और सेंटीमीटर वाली यूनिट में डाइन पर सेंटीमीटर हो जाती है, और विस्कोसिटी की यूनिट आप पॉइस कह सकते हैं। NaCl शोज डिफेक्ट्स, कौन कौन से डिफेक्ट शो करता है, तो NaCl एक तो शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाता है, शॉर्ट की फ्रैंकल, मैंने इस पे वीडियो बनाया होगा पूरे डिफेक्ट पे, नहीं तो मैं भी शायद बड़े मार्क्स में भी डाला है, मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। NaCl शो शॉर्ट की डिफेक्ट, और NaCl एक और डिफेक्ट दिखाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन, एनायन के मिस होने के कारण। शायद ये क्वेश्चन मैंने बड़े मार्क्स में भी डाला है डिफेक्ट वाला, तो वहाँ पे पूरा डिफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दे देंगे, और नहीं तो पूरा एक्सप्लेनेशन पहले भी बनाया हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है तो ये ध्यान रखेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसका आंसर होता है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर। ये क्वेश्चन कोलाइडल स्टेट का है, और कोलाइडल स्टेट में आपके पास ये जो कोलाइड का क्वेश्चन है कोगुलेटिंग पावर बताने का, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, हार्डी-शूल्जे लॉ। हार्डी-शूल्जे लॉ ये कहता है कि हायर द वैलेंसी हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। जिस भी एलिमेंट आयंस में ज़्यादा वैलेंसी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी। जैसे इस पे +1 वैलेंसी है, इस पे +2 और इस पे +3, तो कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर लिखना था तो ऑर्डर ये हो जाएगा, क्योंकि हायर वैलेंसी है तो कोगुलेट करने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होगी। कई बार वो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, NaCl, BaCl2, AlCl3, तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 यहाँ 2 यहाँ 3 वाला चक्कर है। और तो भी ऑक्सीडेशन कई बार मतलब आयंस में ना दे, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे दे, तो भी हमारा आंसर इस तरीके से हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था, Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, तो वैलेंसी नेगेटिव चार्ज की इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी कम और इसकी और कम है, तो हायर द वैलेंसी हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है। बाकी इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी आए तो उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर आर डैश आइसोमर टू ईच अदर। एथेनॉल और डाई स्टीरियो आइसोमर किस तरीके के आइसोमर होते हैं वो देखना है आपको। तो ये वैसे तो फंक्शनल आइसोमर हैं एक दूसरे के,
पर पहले हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक, फिर मैं इसे मिटा करके यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कुछ बातें। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और परसों आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो, इतना गारंटी है। सभी स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ, सबको काफ़ी ज़रूरत होगी। एथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर कैसे आइसोमर है, स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको IUPAC का क्वेश्चन भी है। एथेनॉल ये होता है, अगर आपको ये बनाना ही नहीं आ रहा तो फिर तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। और डाई मिथाइल ईथर ये होता है, डाई मिथाइल ईथर। और दोनों का फॉर्मूला देखा जाए तो C2H6O है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ एल्कोहल है और यहाँ ईथर है। तो 2 or more कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप known as functional isomer to each other and phenomena called functional isomerism। तो आंसर इज फंक्शनल आइसोमर। अभी मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे डिस्कशन कर चुका हूँ। अब हम सेक्शन बी में जाने वाले हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब हम सेक्शन बी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला था 8 क्वेश्चन आने हैं, आपको सिर्फ 5 करना है। अभी 5 ही लिखे हैं, 3 क्वेश्चन और बना रखे हैं हमने, इसके बाद इसे रब करके बता देंगे और इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देना है। होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। तो एक एक करके कुछ डिफाइन कर लेते हैं। मैं कुछ पे पहले से ही काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँगा क्वेश्चन नंबर के साथ, तो वहाँ से उस टॉपिक को पूरा क्लियरली समझ लें। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ, EZ नोमेनक्लेचर। और आपको इनका EZ भी करना है और जिनका सिस ट्रांस कर सकते हैं उनका सिस ट्रांस आइसोमर भी करना है। कुछ नहीं होता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर 2 सेम ग्रुप होने चाहिए, अलग अलग कार्बन पर, एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे आप लोग कि कभी भी EZ या सिस ट्रांस करने के लिए एक ही कार्बन पर जैसे A और B हैं तो ये बराबर नहीं होनी चाहिए, और दूसरे कार्बन पर C और D हैं तो वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अलग अलग कार्बन पर 2 सेम ग्रुप होने चाहिए सिस ट्रांस के लिए। अलग अलग कार्बन पर 2 सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप अगर सेम साइड हैं, जैसे ये सेम साइड है तो सिस, ये भी सेम साइड है, सिस है, सेम ग्रुप है। बट ये सेम होते नहीं होते, कोई जरूरी नहीं था। सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, और इसमें सिस ट्रांस करेंगे तो ये देखो 2 सेम ग्रुप अलग अलग कार्बन पर सेम साइड है, ये भी सिस है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 अलग अलग कार्बन पर 2 सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी सिस है। अलग अलग कार्बन पर 2 सेम ग्रुप सेम साइड भी है, सिस भी है, और अपोजिट साइड भी है, ट्रांस भी है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? हमें नहीं पता, तू ही कर ले। अगर वैसे तो वो ऐसी बदतमीजी करेगा नहीं पेपर देने वाला, क्योंकि इतना समझदार वो भी है, बट फिर भी ऐसा कुछ आए तो हमें नहीं पता, तू ही कर ले। क्यों? क्योंकि अभी बोला था एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, जबकि यहाँ इन्होंने सेम ग्रुप डाल दिए। अलग अलग कार्बन पर, इसका मतलब समझते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं CH2 CH3 CH2 CH3। ये 2 कार्बन है, एक ही कार्बन पर CH3 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 लगाए और इसका मतलब CH3 है। तो 2 सेम ग्रुप इथाइल ग्रुप सेम साइड है, तो ये हो गया आपका सिस आइसोमर। तो सिस ट्रांस में सभी लग बाई चांस सभी सिस वाले आइसोमर बन गए, अदरवाइज ट्रांस भी बन सकते हैं, अपोजिट साइड होते हैं तो। अब EZ के लिए क्या करते हैं? EZ के लिए प्रायोरिटी देते हैं। एक ही कार्बन पर जो ग्रुप लगे हैं उनके एटमिक नंबर, इसका 17 एटमिक नंबर होता है, इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इन दोनों में बड़ा ग्रुप ये है, इन दोनों में बड़ा ग्रुप 1 और ये सेकंड प्रायोरिटी। तो सेम प्रायोरिटी जब सेम साइड होती है, बड़ी प्रायोरिटी वाले, तो उसे Z कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो इस वाले केस में CHO बड़ा ग्रुप है, CH3 छोटा ग्रुप है, ये 1 ये 2, ये बड़ा ग्रुप है 1 ये 2, बड़ा छोटा। इसमें कैसे देख रहे हैं, इसका एटमिक नंबर भी 6, इसका भी 6। तो इसके लिए मैं सिस ट्रांस वाली वीडियो और भेज दूंगा, उसमें बहुत एग्जाम्पल समझाया है मैंने। तो यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो 1 1 वाले कैसे हैं, अपोजिट साइड हैं, बड़ी बड़ी प्रायोरिटी या छोटी प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड है, तो इसको एंटीजिजन कहते हैं, अपोजिट E से डिनोट करते हैं। तो कई बार मोस्टली सब पढ़ाते समय ऐसे कह देते हैं कि सिस Z होता है और E ट्रांस होता है, तो EZ का सिस ट्रांस से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखें तो 1 2, क्योंकि इसका 35 एटमिक नंबर होता है, इसका 17 एटमिक नंबर होता है,
1 2, तो बड़े बड़े सेम साइड है तो ये कैसा है आपका Z बन गया। इसमें सेम ग्रुप आ गए तो इसमें EZ भी नहीं कर पाएंगे और सिस ट्रांस भी नहीं कर पाएंगे। इन दोनों में बड़ा ग्रुप, ये भी 6 एटमिक नंबर, ये भी 6 एटमिक नंबर, इसमें भी 6 एटमिक नंबर, 6 एटमिक नंबर। इसमें क्या है कि देखो इस पर C जो लगा हुआ है उससे 3 H लगे हुए हैं, अंडरस्टूड है। तो इसमें H जुड़ा हुआ है, जबकि इसको देखें तो H और एक C जुड़ा है, तो इससे जुड़ा हुआ ग्रुप HHC है। इधर की तरफ देखें तो H, इससे H, एक H और तीसरी वैलेंसी इससे C से, तो HHC वाला जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन से जो जुड़े हैं वो CCC जुड़े। तो इन दोनों में बड़ा ग्रुप कौन होगा, 6 6 12 और 6 3 18, तो ये बड़ा ग्रुप है। और 6 7 और 1 8, तो इसका एटमिक नंबर छोटा आ रहा है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी और HHH वाली सेकंड प्रायोरिटी। तो 1 1 वाले अपोजिट साइड है, तो अपोजिट होते हैं तो उसको एंटी गीगन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ये 1 2 प्रायोरिटी कैसे देखी, जब हम उस कार्बन से डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये भी 6 एटमिक नंबर, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो उससे लगे हुए नेक्स्ट ग्रुप्स को देखते हैं फिर कि कौन कौन है। ये RS नोमेनक्लेचर है, RS पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वहाँ से फिर से लिंक दे देंगे इस डिस्क्रिप्शन में। पर फिलहाल मैं आपको जनरली, ये वेज रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हमें एटमिक नंबर के बेसिस पर प्रायोरिटी ऑर्डर लगाना होता है। इसका बड़ा एटमिक नंबर 53 होता है, इसका 35 एटमिक नंबर, इसका 17 और इसका 9 एटमिक नंबर। तो अब देखेंगे कैसे चल रहा है। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो इसे सिनिस्टर S कहते हैं। और ये पहला केस है जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन हो, तब के लिए है। जब ऐसे चलता क्लॉकवाइज तो R, ऐसे चलेगा तो S। इन तीनों में इसका एटमिक नंबर 9 होता है, इसका 6 होता है, इसका भी 6 होता है, इसका भी 6 एटमिक नंबर है, CH3 CH3 CH3। तो इसमें 9 एटमिक नंबर वाला प्रायोरिटी ज़्यादा। COOH को खोल के रखेंगे तो COOH ऐसे जुड़ा होगा O से और O से, तो OOO बड़ा होता है, ये HHH है, जबकि इस पे इस C से CCC जुड़े हैं, तो OOO बड़ा प्रायोरिटी वाला है, ये सेकंड नंबर। अच्छा, ये 6 एटमिक नंबर, ये भी 6 और ये भी 6 एटमिक नंबर, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो नेक्स्ट लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट को देखा। तो पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी ग्रुप CCC वाला और फिर HHH वाला। तो 1 से 2, फोर्थ को नहीं देखते, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज। अच्छा सॉरी, ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन पर आ गया। जब प्लेन पे आ जाता है तो हम इसे डबल इंटरचेंज मेथड से करते हैं, कुछ नहीं करना होता। ये फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ रख देंगे, 1 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ, ऐसे इंटरचेंज कर लेंगे, फ्लिप कर लेंगे, तो इसे कहते हैं डबल इंटरचेंज मेथड। एक और तरीका होता है, वो मुश्किल होता है, ये ज़्यादा आसान है। डबल इंटरचेंज कर लो जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन पर हो। जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन हो तो R, ऐसे तो S। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन पर हो तो डबल इंटरचेंज मेथड से करते हैं। तो कर दिया हमने। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कैसे चल रहा है, फोर्थ को नहीं देखते। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एंटी क्लॉकवाइज तो S हो जाना चाहिए, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है तो उल्टा हो जाता है। ऐसे तो S का R हो जाएगा, R है तो S हो जाएगा। बिलो द प्लेन है तो R का R, S का S। अबव द प्लेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आ गया तो R का S लिखेंगे, S का R लिखेंगे। सिमिलरली इसे भी करेंगे तो ये बड़ी प्रायोरिटी 1 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है S, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है तो R। इसमें देखेंगे एटमिक नंबर 8, इसका 6, इसका 6, इसका 1 बड़ा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 1 2 3 4, कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो S होना चाहिए। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं तो ये एक्चुअली अबव द प्लेन होते हैं, और ये वाले जो वर्टिकल लाइन पे होते हैं ये बिलो द प्लेन होते हैं। क्योंकि अबव द प्लेन है तो ऐसा वाला केस बन गया। होना तो S सही है, लेकिन अब इसका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस तरीके से RS नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और इनके एप्लीकेशन क्या है, इनको आपको क्वेश्चन के साथ वीडियो भेज दिया जाएगा, वीडियो के नीचे लिख दिया जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री और शेप, अभी एक एग्जांपल के तौर पर H2O वाला 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था ज्योमेट्री और शेप। ऐसे ही बाकियों को डिफाइन करते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, खोल के भी कर सकते हैं। इसका भी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्वांटम नंबर पे भी काम किया जा चुका है। ऑल्सो डिफाइन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वांटम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन का घर बताते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का घर बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर होती हैं।
प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। सब प्रिंसिपल ऑर्बिट बताती है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर बताते हैं वो। डी ब्रोगली इक्वेशन और उस पर एक न्यूमेरिकल। अभी मैंने आपको बोला था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, और मास भी दे रखा है और वेलोसिटी भी दे रखी है। वैल्यू रखो, सॉल्व करो। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। वैसे तो वो वैल्यू देता है, नहीं भी दे तो प्लांक कांस्टेंट को याद होना चाहिए। 5 क्वेश्चन बोल दिए हमने, इनके लिए हम क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं इन सब चीज़ों पे, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन बी के। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन आने हैं, 8 में से आपको 5 ही करने हैं, 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और ज़्यादातर तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे क्वेश्चन के साथ, वहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। डिफाइन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी एंड ऑल्सो डिफाइन एनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोइसोमर। काइनेटिक गैस थ्योरी के 5-6 पॉइंट्स हैं, हमने डिफाइन किए हैं, और एनेंशियोमर और डायस्टेरियोइसोमर स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, उससे क्वेश्चन है। ये गैसेस स्टेट और स्टीरियोकेमिस्ट्री 2 यूनिट के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बना हुआ है। आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स वगैरह को डिफाइन करो, वीडियो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। काइनेटिक गैस थ्योरी और एवोगाद्रो हाइपोथेसिस को समझाओ। कोई ज़रूरी नहीं है एवोगाद्रो ही पूछे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ और गैलुसैक लॉ और ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि पेपर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो काइनेटिक गैस थ्योरी और इससे रिलेटेड वाले टॉपिक गैस स्टेट का क्वेश्चन है। सेक्शन सी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ब्रैग इक्वेशन को डिराइव करो और मिलर इंडिसेस को समझाओ। मिलर इंडिसेस के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो सिर्फ मिलर इंडिसेस पे बना रखी है। ब्रैग इक्वेशन को मैं अभी डिफाइन कर दूंगा। फिर दूसरी चीज़ आती है आपके पास शेप ऑफ, वाई शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल। लिक्विड की जो ड्रॉप नीचे गिरती है स्फेरिकल शेप की क्यों होती है? सरफेस टेंशन के कारण होती है, वो आपको डिफाइन करना है। और वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लिक्विड की ड्रॉप जब नीचे गिरती है तो लिक्विड की ड्रॉप पहले तो ऐसे गिरती है और बाद में गिरने से पहले कुछ स्फेरिकल शेप ले लेती है, क्योंकि लिक्विड की ड्रॉप पर चारों तरफ से सरफेस टेंशन के कारण ये सरफेस टेंशन क्या करता है कि वो जो एरिया है लिक्विड का उसे कम से कम करने की कोशिश करता है, और चारों तरफ से इस पर अंदर की तरफ इनवर्ड पुल लगेगा लिक्विड की ड्रॉप पर, जिसकी वजह से चारों तरफ से एक जैसा फोर्स लगेगा के कारण लिक्विड का ड्रॉप स्फेरिकल हो जाता है। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। पानी के ऊपर बर्फ़ क्यों तैरती है, जबकि पानी तो सॉलिड है, वो सॉरी बर्फ़ तो सॉलिड है, उसके ऊपर क्यों तैर रही है? उसे डूब जाना चाहिए, क्योंकि जब बर्फ़ बनती है तो बर्फ़ में H2O के मॉलिक्यूल जब अरेंज रहते हैं तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के साथ रहते हैं, तो काफ़ी सारी जगह वैकेंट स्पेस या केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और केज लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर रहते हैं, और बर्फ़ होने के बावजूद भी, सॉलिड होने के बावजूद भी थोड़े पार्टिकल दूर रहते हैं, और दूर होने के कारण उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल थोड़े पास होते हैं बर्फ़ के कंपैरिजन में। तो बर्फ़ की डेंसिटी कम होने के कारण बर्फ़ पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री, तो वाटर 0 डिग्री पे तो बर्फ़ रहेगा, और जब बर्फ़ पिघलेगी तो बर्फ़ में तो केज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, खाली जगहें होती है काफ़ी, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो वो खाली जगहें भरने लग जाती है और वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आने लग जाते हैं, और जब पास पास क्लोज आने लग जाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज आने लगेंगे, तो डेंसिटी क्या होगी? क्लोज पैकिंग के कारण क्या होगी? बढ़ेगी, घनत्व बढ़ जाएगा। जब चीज़ें पास पास आती है, चिपकी हुई होती है, तो डेंस होती हैं, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब डेंसिटी बढ़ जाएगी वाटर की, तो ये हरकत 0 या निगेटिव से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और उसके बाद अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागने लगेंगे तो उनकी जो डेंसिटी होगी वो कम होने लग जाती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी जो ऑब्जर्व की गई है वो 4 डिग्री पे करी गई है। विस्कोसिटी और उसका डिटरमाइनिंग मेथड बताओ। तो विस्कोसिटी और इसके डिटरमाइनिंग मेथड पे ये प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, और इस पर मैं पहले से ही एक पूरे प्रैक्टिकल के एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट? रिएक्शन मध्यवर्ती उत्पाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वाले यूनिट से है, तो रिएक्शन के बीच में बनने वाले इंटरमीडिएट्स को रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजीन, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल,
इन सबको एक्सप्लेन करना है आपको। डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में कितने प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं? तो क्रिस्टल में मेनली वैसे 3 टाइप के डिफेक्ट पाए जाते हैं। एक होता है आपका स्टोइक्योमेट्रिक, जिसमें कैटायन एनायन का रेशियो सेम रहता है, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इस पे मैं आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी क्वेश्चंस के डाल दिए जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। कल का आपका दिन है, परसों आपका एग्जाम भी है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ब्रेग्स इक्वेशन मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे शायद उस पर भी वीडियो बना होगा, बट कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का, एक हम भी ले लेते हैं और ब्रैग इक्वेशन को समझा देते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप लोग ट्राई करेंगे। इस वीडियो को मैंने कभी वैसे किसी भी वीडियो में बोला नहीं है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, सभी के लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच कर पाएंगी तो काफ़ी बच्चों की हम मदद कर सकते हैं। सो आओ ब्रैग इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होता है। तो मैं इसे मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ इस ब्रैग इक्वेशन का, समझ लेते हैं ब्रैग इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स में कई सारे सॉलिड प्लेन्स पाए जाते हैं। ये सॉलिड के प्लेन्स है, ये माना कोई प्लेन है, उसके जस्ट बगल वाला प्लेन एडजेसेंट प्लेन ये है। यहाँ पर आपने किसी क्रिस्टल या सॉलिड बॉडी पर एक एक्सरे डाली, कौन सी रे डाली? एक्सरे, और वो इस प्लेन पर पड़ी और इससे रिफ्लेक्ट करके क्या हो गई? मुड़ के निकल गई। ये इंसिडेंट रेडिएशन है, सॉरी, और ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है। फिर हमने एक रे और आई और उसके जस्ट एडजेसेंट प्लेन से टकराई और ये भी रिफ्लेक्ट करके निकल गई। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड बता रहे हैं। यहाँ पर लाइट पड़ रही है प्लेन पर और मुड़ जा रही है। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे होंगे, इसको हम ओ पढ़ लेते हैं, इसको एम पढ़ लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे हो गए यहाँ। फिर यहाँ से ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसे एन पढ़ ले। आपकी जो मर्जी है वो पढ़ सकते हो, नाम में कुछ नहीं रखा, शेक्सपियर ने ऐसे ही कहा था। तो ये काफ़ी सारे प्लेन्स हैं और इनके इंटरप्लेनर डिस्टेंस को हम डी पढ़ लेते हैं। और यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसके एंगल को हम थीटा और इस एंगल को थीटा पढ़ रहे हैं। इस वाले ग्राफ को थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं आपको। एक और बात बता दें कि जो लाइट रेडिएशन आप दे रहे हो, एक्सरे दे रहे हो, उसकी वेवलेंथ को हमने लैम्डा एज्यूम किया है। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, ओ पी एन वाले को। तो ये आपका ओ और एम, ओ ये हो गया, ओ के सामने वाला पी हो गया, और एम, एम सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस है जो हाइपोटेनियस है, ओ पी बेस है आपका, और पी एम परपेंडिकुलर है। और ये जो ओ और हाँ ये वाला जो एंगल है वो थीटा हमने एज्यूम किया था। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये है पी एम और हाइपोटेनियस जो है वो है आपकी ओ एम। और ओ एम को अगर हम उस ध्यान से देखें तो ओ एम हमारे लिए कितना है? डी है, डिस्टेंस हमने डी एज्यूम किया है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो पी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे लिए? डी साइन थीटा आ जाएगा। तो ये डब्ल्यू एल ब्रैग और डब्ल्यू एच ब्रैग दोनों बाप बेटों ने एक्सरे सॉलिड प्लेन्स पर डाल करके उनसे डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन देखा और किस तरीके से ये काम करते हैं, और एक इक्वेशन बनाई जिसे ब्रैग इक्वेशन कहते हैं। उसी को डिराइव करने के लिए हम ये सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने ये कहा कि माना कि कोई रे आई, किसी प्लेन से टकराई और मुड़ गई, फिर दूसरी रे आई उससे जस्ट एडजेसेंट वाले प्लेन से टकराई, और क्रिस्टल में क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन से एडजेसेंट प्लेन से टकरा करके वो भी रिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई। तो इस वाली यूनिट, इस वाली जो सेकेंड वाली रे जो आई, उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो पी एम और एम एन जो ट्रैवल करी है, तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है, उसके जो पथ में अंतर आया है, पथांतर, पहली रो तो कम ट्रैवल की, दूसरी रे ने एक्स्ट्रा ट्रैवल करी। तो एक्स्ट्रा ट्रैवल कितना किया है उन्होंने?
PM प्लस MN। तो इसने कहा जो किसी भी क्रिस्टल में जो ऐसी हरकतें होती है उनका जो पाथ डिफरेंस आता है, पाथ में जो अंतर आता है, पथांतर जो आता है, वो n लैम्डा के इक्वल होता है। पाथ डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा के इक्वल होता है। और पाथ डिफरेंस अगर हम देखें तो दोनों रेज में जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है? PM प्लस MN का एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया है और पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है। PM हमने निकाला था d साइन थीटा, जैसे ही निकाला है सिमिलरली MN भी कैलकुलेट करेंगे विच विल ऑल्सो बी d साइन थीटा। तो नाउ n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2d साइन थीटा, जहाँ पर n ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, लैम्डा वेवलेंथ है, d इंटरप्लेनर डिस्टेंस है और थीटा ये एंगल है जो भी आपको दिखा है। दैट इज कॉल्ड ब्रैग इक्वेशन। और बाकी सभी क्वेश्चंस के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो को सबके साथ शेयर करो, पहली बार वीडियो को शेयर करने की बातें कर रहा हूँ। और अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट। BSc फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, सभी को बहुत बहुत बधाई। तथास्तु, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।